नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए लगातार एमसीक्यूज़ सेट दे रहे हैं। इसमें निश्चित तौर पर आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी प्रैक्टिस लगातार जारी रख रहे होंगे। इसी संबंध में प्रबंधकीय गुण जो महिला पर्यवेक्षक में आने वाले हैं, उससे संबंधित क्वेश्चंस को हमने आज लाया है और ये दूसरी क्लास है। तो चलिए आरंभ करते हैं इसके 50 एमसीक्यूज़ अति शीघ्र ही। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रेरणा कारक कर्मचारियों को अनुमति देते हैं। तो प्रेरणा कारक कर्मचारियों को क्या अनुमति देते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है सहकर्मियों के साथ संघर्ष से बचें, बी उच्च वेतनमान कमाएं, सी अपनी नौकरी से संतुष्ट रहें और विकास को बढ़ावा दें, और डी अपनी नौकरी से असंतुष्ट रहें। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी नौकरी से संतुष्ट रहें और विकास को बढ़ावा दें। ये कर्मचारियों को अनुमति देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था, आपको डेट बताना है। ऑप्शन ए है 12 अप्रैल 2005, बी 18 जून 2004, सी 31 मार्च 2003 और डी 15 अगस्त 2022। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में है 12 अप्रैल 2005, यानी 12 अप्रैल 2005 को ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था और इसके बाद में ग्रामीण स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई थी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आशा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग प्रति 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा को अपॉइंट किया गया था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, लैंगिक सशक्तिकरण का सबसे अच्छा संकेतक निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व, बी महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी, सी महिलाओं की साक्षरता दर और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें लैंगिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की राजनीतिक में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, साथ ही महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी भी होना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं की साक्षरता दर में बढ़ोतरी भी होना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, महत्व के आधार पर नियोजन हो सकता है। ऑप्शन इसमें दिया है, ए औपचारिक और अनौपचारिक, बी अग्र सक्रिय और प्रतिक्रियाशील, सी दीर्घकालिक और अल्पकालिक और डी युक्तिपूर्ण और परिचालनात्मक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महत्व के आधार पर नियोजन जो होता है वो युक्तिपूर्ण और परिचालनात्मक होना चाहिए। यहाँ नियोजन का आशय हम थोड़ा समझ लेते हैं। नियोजन का आशय ऐसे उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण करना है, उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्यविधि का निरूपण करने से है। और यहाँ पर युक्तिपूर्ण नियोजन की अगर बात करें तो युक्तिपूर्ण नियोजन का मतलब होगा यह वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भविष्य की रूपरेखा तैयार कैसे की जाए से संबंधित है। और परिचालनात्मक से तात्पर्य है यह संगठनों के लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने में किस तरह से मदद कर सकता है और भविष्य की रणनीति तैयार कर सकता है। तो महत्व के आधार पर जो नियोजन है युक्तिपूर्ण और परिचालनात्मक होना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रबंधन कार्य जो कर्मचारियों की गतिविधियों से संबंधित होते हैं अपने लक्ष्य की दिशा में संगठनात्मक प्रदर्शन को निर्धारित करते हैं और आवश्यकता अनुसार सुधार करते हैं, निम्न कहलाते हैं। तो ऐसे प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाते हैं बताना है आपको। ऑप्शन ए नियंत्रण कार्य, बी संगठन कार्य, सी नियोजन कार्य और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियंत्रण कार्य। तो नियंत्रण कार्य ऐसे प्रबंधकीय कार्य हैं जो कर्मचारियों की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, अपने लक्ष्य की दिशा में संगठनात्मक प्रदर्शन को निर्धारित करते हैं और आवश्यकता अनुसार सुधार भी करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सामुदायिक गतिशीलता की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए एक अकेला करिश्माई नेता के ऊपर, बी समुदाय से निरंतर भागीदारी के साथ में, सी तात्कालिक समस्याओं का अल्पकालिक समाधान के साथ में और डी समुदाय के सदस्यों की सीमित भागीदारी के साथ में। यहाँ पूछा है आपसे सामुदायिक गतिशीलता की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किसी भी समुदाय की गतिशीलता की सफलता निर्भर करती है समुदाय के निरंतर भागीदारी होने से। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नेतृत्व शैली की अवधारणा क्या है। आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए एक नेता दूसरों को प्रभावित करने और प्रेरित करने के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाता है। ऑप्शन नंबर बी किसी संगठन की पदानुक्रमित संरचना और आदेश की श्रृंखला,
सी नेतृत्वकारी भूमिका के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल और विशेषज्ञता, और डी नेतृत्वकारी भूमिका के लिए आवश्यक गैर तकनीकी कौशल और विशेषज्ञता। तो यहाँ पे पूछा है नेशनल नेतृत्व शैली की अवधारणा क्या है। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेतृत्व शैली की अवधारणा से तात्पर्य एक नेता दूसरे को प्रभावित करने और प्रेरित करने के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्णय लेने के मामले में लाइन संगठनात्मक संरचना की संभावित खामी क्या है। तो आपको इसमें लाइन संगठनात्मक संरचना की खामी यानी कमजोरी बताना है। ऑप्शन ए, निर्णयों के लिए बाहरी सलाहकारों की आवश्यकता होती है। बी, निर्णय हमेशा समितियों द्वारा लिए जाते हैं। सी, निर्णयों पर एकाधिकार होता है। और डी, निर्णय बहुत धीरे धीरे लिए जाते हैं। तो निर्णय लेने के मामले में दोस्तों इसमें इसकी खामी हो जाएगा, निर्णयों पर एकाधिकार होता है। अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है और वही हमेशा अपनी ही बात को सबसे आगे रखता है, तो उस कंडीशन में जो है ये संरचनात्मक जो संगठन होता है उसमें जो एकत्व की कमी हो जाती है और निर्णय जो होते हैं वो प्रायः जिस उद्देश्य से लिए जाते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, योजना आयोग एक संस्था है। तो योजना आयोग कैसी संस्था है बताना है। ऑप्शन ए, संवैधानिक। बी, परामर्शवादी। सी, कानूनी। और डी, वाणिज्यिक। तो दोस्तों योजना आयोग पहले हुआ करती थी और वो एक परामर्शवादी संस्था है, यानी केवल परामर्श देने का काम करती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे पहली बार 1950 में बनाया गया था और योजना आयोग के द्वारा ही पंचवर्षीय कार्यक्रम भारत में चले थे। 5 साल के लिए योजनाएं बनाई जाती थी। 2014 में इस संस्था को बदल दिया गया और इसकी जगह पे नीति आयोग, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी कहा जाता है, को लाया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहार को प्रेरित करने वाली आंतरिक शक्ति नहीं है। ऑप्शंस इसमें दिए हैं। ए, उपलब्धि की इच्छा। बी, सहकर्मियों का दबाव। सी, उपलब्धि की भावना। और डी, सामाजिक जुड़ाव की आवश्यकता। इसमें पूछा है कौन सी व्यवहार को प्रेरित करने वाली आंतरिक शक्ति नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक जुड़ाव की आवश्यकता जो है वो व्यवहार को प्रेरित करने वाली आंतरिक शक्ति नहीं है। आंतरिक शक्ति में आएगा उपलब्धि की इच्छा, सहकर्मियों का दबाव और उपलब्धि की भावना। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शंस आपको दिए हैं। ए, 5 साल की अवधि के लिए देश के बजट का प्रबंधन करना। बी, एक राष्ट्रीय आर्थिक विकास रणनीति की रूपरेखा तैयार करना। सी, नागरिकों के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रम प्रदान करना। और डी, अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते स्थापित करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पंचवर्षीय योजना जो लाई गई थी उसका उद्देश्य था एक राष्ट्रीय आर्थिक विकास रणनीति की रूपरेखा तैयार करना। आप सभी जानते हैं पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्राप्तकर्ता द्वारा सूचना का समय से पहले मूल्यांकन करने से क्या हो सकता है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ए, संदेश की स्पष्टता में सुधार। बी, संचार में तेजी। सी, संचार में बाधाएं। और डी, सूचना का बेहतर प्रतिधारण। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्राप्तकर्ता द्वारा सूचना का समय से पहले मूल्यांकन करने से संचार में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, विचारों और धारणाओं को प्रतीकात्मक रूप में रखने की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है। आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं। ए, डिकोडिंग। बी, एनकोडिंग। सी, प्रतिक्रिया। और डी, चैनल। यहाँ पे पूछा है विचार और धारणाओं को प्रतीकात्मक रूप में रखना, यानी डायरेक्ट वो दिखाई ना दे तो क्या कहलाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, एनकोडिंग। एनकोडिंग में डायरेक्ट जो भी आप बोलते हैं या जो भी संदेश प्रवाहित करते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, प्रतीक रूप में होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वह प्रणाली जहां सामाजिक गतिशीलता सीमित होती है और सामाजिक पद पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं कहलाती हैं। ऑप्शन दिया है। ए, खुली प्रणाली। बी, जाति प्रथा। सी, कक्षा प्रणाली। और डी, प्रतिभा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा। वह प्रणाली जहाँ सामाजिक गतिशीलता सीमित होती है और सामाजिक पद पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, ऐसी जो व्यवस्था होती है वो जाति प्रथा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखेंगे, नियोजन का लक्षण है। तो नियोजन का क्या लक्षण है आपको बताना है। ऑप्शन ए,
यह एक बौद्धिक क्रिया है। बी, लक्षणों का निर्धारण होता है इसमें। सी, सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन होता है। और डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों ही नियोजन के लक्षण हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। नियोजन के लक्षण में बौद्धिक क्रिया, लक्ष्यों का निर्धारण और सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन आएगा। अगला प्रश्न है, डर एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है, खासकर या निम्न से संबंधित हो। ऑप्शन ए, व्यक्तिगत संबंध। बी, सार्वजनिक भाषण। सी, अस्तित्व या नौकरी की सुरक्षा। और डी, रचनात्मक समस्या समाधान। तो दोस्तों डर एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है, उसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अस्तित्व या नौकरी की सुरक्षा के संबंध में अगर हो तो वो एक शक्तिशाली प्रेरक का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संचार प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है। ऑप्शन ए, प्रतिक्रिया। बी, एनकोडिंग। सी, चैनल। और डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों संचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों में प्रतिक्रिया, एनकोडिंग और चैनल ये सभी आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शत्रुता, चिंता और भावनाओं जैसी मनोस्थितियों में से कौन सी बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन आपको गिवन है, ए, सांस्कृतिक बाधा। बी, शारीरिक बाधा। सी, पारस्परिक बाधा। और डी, मनोवैज्ञानिक बाधा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक बाधा। यानी शत्रुता, चिंता और भावनाओं जैसी मनोस्थितियों में से अगर ये सब चीज है तो मनोवैज्ञानिक बाधा उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संचार प्रक्रिया का घटक नहीं है। ऑप्शन ए, प्रेषक। बी, प्राप्तकर्ता। सी, अनुवादक। और डी, संदेश। तो दोस्तों संचार प्रक्रिया के घटक नहीं है ये पूछा है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवादक। तो अनुवादक इसका घटक नहीं है। इसके घटक में प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संदेश, स्रोत, रिसीवर, प्रतिक्रिया, पर्यावरण, प्रसंग और दखलंदाजी जिसमें शोर वगैरह आता है, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, नेतृत्व की सफलता किसका परिणाम है। ऑप्शन ए, नेता की शक्ति का। बी, नेता के गुणों का। सी, अनुयायियों के गुणों का। और डी, परिस्थिति का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। किसी भी नेतृत्व की सफलता जो परिणाम होती है वो नेता के गुणों का परिणाम मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रबंध के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शंस आपको गिवन है, ए, सार्वभौमिक। बी, लोचपूर्ण। सी, संपूर्ण। और डी, व्यवहारिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण। प्रबंध के सिद्धांत में सार्वभौमिक, लोचपूर्ण और व्यवहारिक शामिल होता है, संपूर्ण इसमें शामिल नहीं होता। प्रबंध के सिद्धांत का इस्तेमाल अनिश्चित होता है और समय समय पर बदलती परिस्थितियों पर यह निर्भर करता है, इसलिए इसे आप संपूर्ण नहीं मान सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना प्रबंध का कौन सा महत्व है। ऑप्शंस इसमें दिए हैं, ए, व्यावसायिक दृष्टिकोण से प्रबंध का महत्व। बी, सामाजिक दृष्टिकोण से प्रबंध का महत्व। सी, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रबंध का महत्व। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, सामाजिक दृष्टिकोण से प्रबंध का महत्व। समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना सामाजिक दृष्टिकोण से प्रबंध का महत्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्टॉर्मिंग के दौरान संघर्ष यानी तूफान के दौरान संघर्ष क्या होता है बताना है। ऑप्शन ए, अस्वस्थ है और इसे हर कीमत पर टाला जाना चाहिए। बी, समूह विकास का एक सामान्य हिस्सा है। सी, खराब नेतृत्व का संकेत है। और डी, टीम के सदस्यों के समूह छोड़ने का एक कारण है। तो दोस्तों सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टॉर्मिंग के दौरान जो संघर्ष होता है वो समूह विकास का एक सामान्य हिस्सा होता है और जो स्टॉर्मिंग होता है ये समूह विकास का एक चरण के रूप में काम करता है। इसमें संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, चुनौतियां इत्यादि विशेषताएं शामिल होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संस्कृति का सर्वमान्य लक्षण है। ऑप्शन ए, यह सामाजिक गुणों से परे होती है। बी, यह अपरिवर्तनशील होती है। सी, इसमें अनुकूलन क्षमता का अभाव होता है। और डी, संस्कृति हस्तांतरित होते रहती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति हस्तांतरित होते रहती है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति जाते रहती है और ये संस्कृति का एक सर्वमान्य लक्षण है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्यमंत्री कन्यादान अभिभावक पेंशन योजना निम्न में से किसे पेंशन प्रदान करती है।
तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है। आपको बताना है ये किसे पेंशन देती है। ऑप्शन ए, ऐसे माता पिता जिनकी केवल एक ही बेटी है। ऑप्शन बी, बेटियों वाली विधवाओं को। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों को, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसे माता पिता जिनकी केवल एक बेटी है, उसे ही ये फ़ायदा इसका मिलता है। ये अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसमें अभिभावक यदि 60 साल से ज़्यादा के हो जाते हैं, यानी उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की हो जाती है, तो ऐसे दंपतियों को 600 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। बी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में। सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। और डी, ये सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका में भूमिका जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी होती है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में भी होती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी होती है। इन सभी जगह प्रबंध जरूरी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक संगठन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, कार्य विभाजन। बी, नियंत्रण। सी, सामान्य उद्देश्य। और डी, पूर्ण केंद्रीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण केंद्रीकरण जो होता है वो संगठन की विशेषता नहीं होती है, बल्कि संगठन में कार्य का विभाजन होता है। संगठन में नियंत्रण रखना जरूरी होता है, जो विभिन्न नियम कानून कायदों से रखी जाती है, और संगठन के कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सी प्रबंध की प्रकृति नहीं है। ऑप्शन ए, प्रबंध एक पृथक प्रक्रिया है। बी, प्रबंध में नियोजन, संगठन व नियंत्रण सम्मिलित नहीं है। सी, प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। और डी, प्रबंध श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाला कार्य है। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रबंध में नियोजन, संगठन व नियंत्रण सम्मिलित नहीं होता है, यह प्रबंध की प्रकृति नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रबंध का महत्व है। ऑप्शन ए, व्यवसायिक दृष्टिकोण से। बी, सामाजिक दृष्टिकोण से, ये थोड़ा गलत प्रिंट है इसमें, राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से। और ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रबंध का महत्व व्यवसायिक दृष्टिकोण में, सामाजिक दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से, तीनों ही जगह पे होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नकारात्मक परिणामों के डर से प्रेरित प्रेरणा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, आंतरिक प्रेरणा। बी, सकारात्मक प्रेरणा। सी, नकारात्मक प्रेरणा। और डी, बाहरी प्रेरणा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नकारात्मक प्रेरणा। नकारात्मक परिणामों के डर से प्रेरित प्रेरणा का वर्णन करने के लिए नकारात्मक प्रेरणा शब्द का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का लक्ष्य है। ऑप्शन ए, वित्तीय सहायता प्रदान करना। बी, कौशल विकास प्रशिक्षण देना। सी, कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। और डी, ए और सी दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी, यानी वित्तीय सहायता प्रदान करना और कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही, मध्य प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 2013 में जो उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना के तहत किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित या कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए स्थायी प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें रोजगार मुहैया कराना, ये प्राथमिकता से लिया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा भूमिका का निर्धारण होता है। ऑप्शन ए, परिस्थिति से। बी, जन्म से। सी, जाति से। और डी, उद्योग से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिस्थिति से, परिस्थिति के द्वारा भूमिका का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बर्लो के SMCR मॉडल में सी का क्या आशय है। तो ये कम्युनिकेशन से संबंधित है। उन्होंने बर्लो ने SMCR मॉडल दिया था, बताना है सी का क्या तात्पर्य है यहाँ पर। ए, कनेक्ट। बी, चैनल। सी, चैलेंज। और डी, चेंज। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, चैनल। बर्लो के SMCR मॉडल में सी का जो आशय है वो चैनल से है। यहाँ पे बाकी एस की अगर बात करें तो यह सेंडर से संबंधित है, यानी प्रेषक से संबंधित है।
और एम की बात करें तो ये मैसेज या फिर संदेश से संबंधित है। सी चैनल के बारे में हमने बात कर ली है। और अगर आर की बात करें तो प्राप्तकर्ता या रिसीवर से संबंधित होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, स्टार्मिंग के दौरान टीम के सदस्यों द्वारा आमतौर पर निम्न किन भावनाओं का अनुभव किया जाता है? ऑप्शन ए आशावाद और उत्साह, बी निराशा, आक्रोश और क्रोध, सी विश्वास और सम्मान, डी उदासीनता और ऊब। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टार्मिंग जो है उसके अनुसार टीम के सदस्यों द्वारा आमतौर पर निराशा, आक्रोश और क्रोध की भावनाओं का अनुभव किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के दौरान छात्रों की अधिकतम भागीदारी निम्नलिखित के माध्यम से संभव है? ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि, बी पाठ्यक्रम से संभव, और सी व्याख्यान विधि, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रदर्शन विधि। शिक्षण के दौरान छात्रों की अधिकतम भागीदारी प्रदर्शन विधि के माध्यम से संभव है। अगला प्रश्न है, किसने यह सिद्धांत दिया कि व्यक्तिगत व्यवहार न केवल आंतरिक कारकों से बल्कि बाहरी सामाजिक कारकों से भी प्रभावित होता है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी दुर्खीम, सी वेबर, डी ऑगस्ट काम्टे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुर्खीम। दुर्खीम ने सिद्धांत दिया था कि व्यक्तिगत व्यवहार न केवल आंतरिक कारकों से बल्कि बाहरी सामाजिक कारकों से भी प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्यात्मक संगठन के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए फेयोल, बी टेलर, सी पीटर और डी ड्रकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेलर। कार्यात्मक संगठन के जनक टेलर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अब्राहम मास्लो के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं हैं? ऑप्शन ए सीमित और आसानी से संतुष्ट होने वाली, बी निरंतर और अपरिवर्तनीय, सी अनंत और सदैव परिवर्तनशील रहने वाली, और डी पूरी तरह से वित्तीय पुरस्कारों पर निर्भर। तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अब्राहम मास्लो के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है और वो कभी पूर्ण नहीं हो पाती और सदैव परिवर्तनशील रहती है, यानी कभी कुछ आवश्यकता होती है और कभी कुछ और चीज़ की आवश्यकताएं आते रहती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक छोटा शहर जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को साझा करता है, निम्न में से किसका उदाहरण है बताना है आपको? ऑप्शन ए राष्ट्र का, बी समुदाय का, सी निगम का और डी महाद्वीप का। तो दोस्तों जो ऐसी परंपराएं निभाई जाती है वो समुदाय में होती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। एक छोटा शहर जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है और पीढ़ियों से चले आ रही परंपराओं को साझा करता है, यह समुदाय का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोजेक्ट मुस्कान कुपोषण के इलाज के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को लक्षित करता है? ऑप्शन ए 0 से 3 वर्ष, बी 0 से 5 वर्ष, सी 3 से 6 वर्ष और डी 5 से 10 वर्ष। तो दोस्तों इस योजना की शुरुआत 2007 में की गई थी और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 से 5 वर्ष के बच्चों के कुपोषण के इलाज के लिए प्रोजेक्ट मुस्कान लाया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संगठन की प्रक्रिया की पहली गतिविधि क्या है? ऑप्शन ए उद्देश्य निर्धारित करें, बी गतिविधियों को समूहीकृत करना, सी गतिविधियों का समन्वय करना, डी कर्तव्यों और कार्यों का आवंटन। तो दोस्तों पहली गतिविधि पूछा है इसमें, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य को निर्धारित करना। अगला प्रश्न देखेंगे, परिवार, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीति सभी इसके उदाहरण हैं। ऑप्शन ए सामाजिक विचलन, बी सामाजिक परिवर्तन, सी सामाजिक स्तरीकरण और डी सामाजिक संस्थाएं। तो दोस्तों ये सभी के सभी सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण हैं, यानी परिवार, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीति ये सभी सामाजिक संस्थाएं के रूप में कार्य कर रही हैं। अगला प्रश्न है, मैक्लेलैंड का सिद्धांत इनमें से किसकी प्राथमिकता पहचान करता है? ऑप्शन ए सुरक्षा, बी उपलब्धि, सी संबद्धता और डी फिजियोलॉजिकल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपलब्धि। मैक्लेलैंड जो थे, इनका पूरा नाम था डेविड मैक्लेलैंड। इनके मुताबिक हर व्यक्ति की प्रेरणा किन्हीं 3 जरूरतों में से एक हो सकती है। इसमें उपलब्धि, संबद्धता या शक्ति शामिल होती है। तो इस सिद्धांत को अन्य नाम अर्जित जरूरतों के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं या फिर इसे 3 जरूरतों के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
निम्न किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत में तीव्र औद्योगिकरण को बढ़ावा देना था? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी आठवीं पंचवर्षीय योजना और डी 11वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत में तीव्र औद्योगिकरण को बढ़ावा देना था। यह 1956 से लेकर 61 तक चली थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कौन सा मॉडल एक टीम अवधारणा का एक प्रकट रूप है और नियोक्ता और कर्मचारियों द्वारा पारस्परिक योगदान के सिद्धांत पर आधारित है, कथन के साथ सबसे अधिक निकटता से मेल खाता है? ऑप्शंस इसमें दिए हैं, ए निरंकुश मॉडल, बी कास्टोडियल मॉडल, सी सहायक मॉडल और डी कॉलेजियल मॉडल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कॉलेजियल मॉडल जो है वो एक टीम अवधारणा का एक प्रकट रूप है और नियोक्ता और कर्मचारियों द्वारा पारस्परिक योगदान के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कौन सा कारक व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देता है? ऑप्शंस इसमें दिए हैं, ए जैविक कारक, बी स्थिति से संबंधित कारक, सी परिवार और समूह कारक और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के आकार को देने के लिए जैविक कारक, स्थिति से संबंधित कारक और परिवार और समूह कारक ये सभी आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, टकमैन के टीम विकास मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा पहला चरण है? ऑप्शन ए स्टार्मिंग, बी फार्मिंग, सी नॉर्मिंग और डी परफॉर्मिंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फार्मिंग। फार्मिंग से यहाँ संबंध गठन से है। तो टकमैन के मॉडल के अनुसार सबसे पहले आता है फार्मिंग यानी गठन, फिर आता है स्टार्मिंग यानी तूफान, फिर मानदंड जिसे नॉर्मिंग भी कहा जाता है, और उसके बाद में आता है परफॉर्मिंग जिसे प्रदर्शन करते हैं। और 5 इन्होंने चरण बताए थे। 5वां चरण होता है एडजॉर्निंग यानी कि स्थगित करना। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक रूप से परिवर्तित किए जाने के लिए किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए व्याख्या करना, बी कूट लेखन, सी गूढ़ लिपि पठन और डी विस्तार करना। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा कूट लेखन। कूट लेखन शब्द का उपयोग हम करते हैं जिसे आप एनकोडिंग भी कहते हैं। इसका प्रयोग संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक रूप से परिवर्तित किए जाने के लिए किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री और डी नीति आयोग के अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक संदर्भ में समूह सीमाओं को समाप्त करना वाक्यांश का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सामाजिक विभाजन को तोड़ना और विविध समूहों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना, बी समूह के बीच दीवारों या अवरोधों को शारीरिक रूप से हटाना, सी समूह गतिविधियों या सहयोग की आवश्यकता को समाप्त करना और डी विभिन्न समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संदर्भ में समूह सीमाओं को समाप्त करना वाक्यांश का अर्थ होता है सामाजिक विभाजन को तोड़ना और विविध समूहों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पिछले वीडियो का भूल सुधार वाला क्वेश्चन है। इसमें प्रश्न था समाजशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? इसमें ऑप्शन है ए काम्टे, बी दुर्खीम, सी स्पेंसर और डी कूली। तो इसका सही उत्तर गलती से उसमें दुर्खीम दे दिए थे, ये टाइपिंग मिस्टेक के कारण हुआ था। सही उत्तर आप कर लेंगे। समाजशास्त्र के जनक जो है वो अगस्ट काम्टे कहलाते हैं और ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे और इन्होंने समाजशास्त्र के विषय में काफ़ी ज़्यादा काम किया था, इसलिए इन्हें समाजशास्त्र के जनक या समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। इसी तरह से अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो हमें ज़रूर याद दिलाएं, अगले वीडियो में हम उसे सुधार करके आपको देंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। जय हिंद।